अध्याय 756 नरक की शक्तियाँ। एबडॉन, एक शहर जो नर्क की सबसे बड़ी संपत्ति में स्थित है, विशेष रूप से दानव राजा के महल में। नर्क की सबसे शक्तिशाली महिलाएं एक हॉल में एक साथ हो रही थीं जहां केवल वे और दानव राजा ही प्रवेश कर सकते थे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वाइन ने घोषणा की। नर्क की भीड़ के राजा के आभूषण प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आंतरिक लॉजिस्टिक्स पूरा हो चुका है। राजा के केवल एक आदेश से अरबों राक्षसों ने उसके अनुष्ठानों को लूटने की तैयारी कर ली है, वेपर ने कहा। क्षेत्र के सभी राक्षस महामहिम अत्याचार के दानव राजा के हैं, लिल तटस्थ स्वर में बोली। उदयपुर क्षेत्र वे सभी स्थान थे जहां सबसे अधिक शक्तिशाली राक्षसी राक्षस पैदा हुए थे। ये स्थान नए राजा के लिए पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण था क्योंकि वे राजा का प्रभाव क्षेत्र से काफी दूर थे। हालांकि नर्क के राजा ने पूरे नर्क पर शासन किया था, फिर भी छोटा समूह अभी भी उसके साथ शामिल नहीं था। इसका कारण सरल था, नरक बहुत बड़ा था और वे प्राचीन राक्षस जो डियाब्लो या लूसिफर के सामने भी नहीं दिखेंगे, विक्टर के साथ भी ऐसा नहीं होंगे। दुर्भाग्य से उनके लिए विक्टर पिछले दो दानव राजा की तरह छोटा नहीं था। उनके अनुयायी, जिनमें वह प्रशिक्षण ले रहे थे, मजबूत और सक्षम थे और उनके लिए धन्यवाद, वे नर्क पर विजय प्राप्त कर रहे थे और हर दिन अधिक राक्षस अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। एक दानव राजा के रूप में उसे संभवतः कभी कभी युद्धों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ी। आखिरकार उनकी सामान्यता सबसे अधिक गहराई से पुष्टि के लिए निश्चित थे, विशिष्टकर लिली, जिसके पास डार्क लाइट की शक्ति थी जो विशेष रूप से राक्षसों के लिए घातक है। हालांकि वाइन को युद्ध का जनरल माना जाता था, वह लिली की विजय में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रही थी लेकिन आवश्यकता पर उसकी मदद करती थी। इसका कारण सरल था, जिन स्थानों पर लिली ने उन सभी काम नर्क पर हमला किया था जहां आत्माओं और राक्षसों का जन्म हुआ था। ये फील्ड्स ऑफ हेट्रेड का एक उदाहरण था। उस स्थान पर जो भी अपने हृदय में घृणित घृणा के साथ मरते थे, वे उस विशेष नरक में जाते थे और आमतौर पर उस स्थान पर पैदा होने वाले राक्षस बहुत शक्तिशाली होते थे। क्रोध, पूर्व घातक पाप, एक आदर्श उदाहरण था। वह घृणा के क्षेत्र में एक दानव से पैदा हुआ था। लिली जिन प्लेस पर हमला कर रही थी, उनके इन विशिष्ट पद के कारण उन्हें जनरल नियुक्त किया गया जो इन कार्य का ध्यान स्थान थे। आखिरकार वो उन सभी छोटे नरकों के लिए जिम्मेदार था जहां पापी जाते थे। लिलिथ ने राक्षसों की मां के रूप में जिन स्थान पर राक्षसों को जन्म देने की प्रवृत्ति रखी थी, उन्हें धीरे धीरे उनके प्रभाव में लाया जा रहा था। नर्क कभी भी इतना एकजुट नहीं था जितना आज है। अत्याचार के दानव राजा के प्रभाव के लिए धन्यवाद। सभी राक्षसों को दानव राजा के शासन के प्रति समर्पण करना होगा, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनके लिए केवल अधीनता ही इंतजार कर रही थी। राक्षस, यदि पवित्र प्रकाश या विशेष गुणों वाले हथियार से नहीं मारे गए, तो वास्तव में नहीं मर सकते। वे बस नर्क में लौट आएंगे और समय के साथ खुद को पुनर्व्यवस्थित कर लेंगे। दानव जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसे स्वयं को पुनः संगठित करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। इस विशिष्टता के लिए धन्यवाद। ये कहा जा सकता है कि दानव राजा के पीछे व्यावहारिक रूप से अमर शक्ति थी। आखिरकार पिछले दानव राजा की तरह विक्टर एक दानव के पुनरुत्थान को तेज कर सकता था, जब तक कि वे होली लाइट विशेष विशेषताओं वाले हथियार द्वारा नहीं मारे गए थे या विक्टर के समान क्षमता वाले किसी व्यक्ति द्वारा अवशोषित नहीं किए गए थे। राक्षसों द्वारा ऐसे शत्रु का सामना करने की संभावना कम थी।
आखिरकार राक्षस भ्रष्टाचार के प्राणी थे। कुछ नश्वर लोग उनके प्रभाव का विरोध कर सकते थे और उनके लिए किसी ऐसे नश्वर व्यक्ति का सामना करना और भी अधिक असंभव था जो उन्हें अवशोषित कर सके, लेकिन यह असंभव नहीं था। अच्छा, आपका धन्यवाद। हम हमेशा अपने राजा के अनुरोधों को पूरा कर सकते हैं, हेलेना एक छोटी सी अदृश्य मुस्कान के साथ बोली। राक्षस राजा को नर्क से बाहर निकालने के बाद हेलेना ने राक्षसों की रानी की भूमिका निभाई। वो वही थी जिसने उसकी अनुपस्थिति में शासन किया था और वह थी जिसने रिपोर्ट के लिए उससे संपर्क किया था। हेलेना को चुने जाने का कारण, वो समूह में सबसे सक्षम थी। क्या इसका मतलब यह है कि वेपर या लिली अक्षम थे? नहीं, इससे बहुत दूर। वे बहुत सक्षम थे और हेलेना की तरह ही शासन करने में सक्षम थे। समस्या ये थी कि जब लिली और वेपर ने बहुत अधिक शक्ति प्राप्त कर ली तो वे अपने राक्षसी स्वभाव के आगे झुक गए। और यह विक्टर के लिए एक अस्वीकार्य रवैया था। यही कारण है कि उसने हेलेना को अपनी अनुपस्थिति में सब कुछ का आदेश देने के लिए नियुक्त किया। ग्रेमोरी महिला कभी भी अस्थायी शक्ति के प्रलोभन में नहीं पड़ेगी क्योंकि वह जानती थी कि यह शक्ति उसकी नहीं थी बल्कि विक्टर द्वारा उसे दी गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे आश्चर्य है कि वो मूर्ख कौन था जिसने महामहिम को परेशान किया। क्या उन प्राणियों में सामान्य ज्ञान की कमी है? वाइन ने उपेक्षापूर्ण टिप्पणी की। ... क्या आपने मेरे द्वारा भेजी गई रिपोर्ट नहीं पढ़ी? वेपर ने लंबी महिला की ओर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ठीक है। वाइन ने अपनी गर्दन को थोड़ा खुजलाया। मैं नए रंगरूटों को प्रशिक्षण देने के बीच में थी। मैं सिर्फ रिपोर्ट पढ़ने के लिए नहीं रुक सकती थी। वेपर की आंखें और भी खतरनाक ढंग से चमक उठीं। बहाने मत बनाओ, वाइन। ये तुम्हारे पद पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए अशोभनीय है। वह तिरस्कारपूर्वक बोली। आपने रिपोर्ट इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि आप बहुत उत्साहित हो गए थे, ठीक है। वाइन ने लंबे समय तक वेपर की ओर टकटकी लगाए रखा जब तक कि उसने हार की सांस नहीं ले ली। हाँ, आप सही हैं। जब मैंने सुना कि युद्ध छिड़ सकता है तो मैं जल्दी से खुद को तैयार करके यहाँ आ गया। उसके दृष्टिकोण से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ युद्ध में जाएगी। जब तक विक्टर उसे आदेश देगा वो उसके लिए लड़ेगी, भले ही वह बेकार युद्ध हो। चूंकि वाइन पहली दानव थी जिसका सामना विक्टर ने नर्क में पहुंचने पर किया था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि वह थी जो शरीर और मन दोनों से उसके प्रति सबसे अधिक विनम्र थी। आखिरकार वो अकेली थी जिसने अत्याचार के दानव राजा बनने की राह पर उस आदमी के क्रूर हाथ का सीधे अनुभव किया। वेपर की निगाहों की तीव्रता और कम हो गई और उसने टिप्पणी की, अगली बार रिपोर्ट पढ़ें। मम्मा, मैं करूँगा। वाइन ने सिर हिलाया, फिर कहा, तो वो मूर्ख कौन था जिसने दानव राजा को उकसाया? N0V3 लिमिटर 0 वेने नोव 3LB1N पर इस अध्याय की रिलीज के लिए मूल मेजबान के रूप में कार्य किया। इस बार ये वेयरवुल्व्स थे, लिली ने उत्तर दिया। वेयरवुल्व्स। वाइन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस जानकारी ने उसे तिरस्कार से नहीं भरा। आखिरकार वह अच्छी तरह से जानती थी कि उस जगह पर एक प्राणी था जो पूरे नर्क को खतरे में डाल सकता था। रग्नारोक का जानवर, अंत फेनरा का भेड़िया। सही, लिली ने सिर हिलाया। मेरे आश्चर्य की कल्पना कीजिए जब दानव राजा ने सीधे मेरे एक कमांडर को बुलाया और उसे भेड़ियों के एक झुंड को विनम्रता सिखाने का आदेश दिया। आप किस सेनापति की बात कर रहे हैं? वाइन ने पूछा। मुझे लगता है आपको एक नज़र डालनी चाहिए। लिली का खिलौना, उसका पसंदीदा, वेपर ने तत्स्थता से जवाब दिया क्योंकि उसने उस प्राणी के बारे में न सोचने की कोशिश की। वाइन का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया।
लेकिन उसने प्राणी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। फुफुफू, वह मेरी सबसे बड़ी रचना थी, यहाँ तक कि दानव राजा ने भी उसका बहुत अनुमोदन किया। लिली अपने गालों पर एक बहुत ही ध्यान देने योग्य ब्लश के साथ व्यापक रूप से मुस्कुराई। राक्षस होने के बावजूद वेपर और वाइन ने सोचा कि लिली उनसे अधिक राक्षसी थी। यह विचार तब और भी पुख्ता हो गया जब उन्होंने उस कला को देखा जो लिली ने उन कमीनों के साथ बनाई थी जो दानव राजा के खिलाफ गए थे। वह दानव मानकों के अनुसार भी परेशान कर रही थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक महान सहयोगी थी, भले ही वह बहुत परेशान करने वाली थी। हेलेना को इन महिलाओं को देखकर संतुष्टि महसूस हुई, जिन्हें आज के नर्क में प्रभाव और शक्ति दोनों में सबसे शक्तिशाली महिलाओं के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसमें काफी समय लगा, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। सारा नर्क उसके हाथ में था, यहाँ तक कि वे दुर्गम स्थान भी जहाँ कुछ राक्षस जाते थे, धीरे धीरे उसके प्रभाव में आ रहे थे। अगर यह इसी गति से जारी रहा, तो 400 साल से भी कम समय में हम पूरे नर्क का पता लगाने और इसे अपनी कमान में रखने में सक्षम होंगे। ये सोचना एक पागलपन भरी बात थी। यहाँ तक कि व्यावहारिक रूप से अरबों राक्षसों की करतूत के बावजूद संपूर्ण नर्क का पूरी तरह से अन्वेषण करने और मानचित्र बनाने में अभी भी इतना समय लगेगा। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी कि जिस नर्क में वह रह रही थी वह कितना बड़ा था। यह इतना बड़ा था कि यह अप्राकृतिक था। क्या नर्क बढ़ रहा है या कुछ और? हमेशा ऐसा लगता था कि जितना अधिक उन्होंने जांच की, उतना ही अधिक महसूस हुआ कि नर्क का कोई अंत नहीं है। कमरे में अन्य महिलाओं जितनी उम्रदराज न होने के बावजूद हेलेना को यकीन था कि नर्क पहले इतना बड़ा नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अल्बू और जहल द्वारा लिखी गई किताबों के कारण उसे यह निश्चितता प्राप्त थी, जो नर्क के सबसे प्राचीन दानव थे। स्पष्ट रूप से समय के साथ नर्क का विस्तार हुआ, हालांकि इसकी वृद्धि अब की तुलना में बहुत धीमी थी। जनरलों, मुझे एक रिपोर्ट देनी है। महिलाओं ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और अलाइन की ओर देखा। भले ही अलाइन वेपर की एक अधीनस्थ और एबडॉन में प्रौद्योगिकी विकास विभाग की प्रमुख थी, लेकिन हर कोई जानता था कि यह उसकी स्थिति केवल कागज पर थी। राजा की नज़र में अलाइन वेलेफर निस्संदेह उनके समान स्तर का व्यक्ति था। गलत, वह इस कमरे में सभी से अधिक महत्वपूर्ण भी हो सकती है। यहाँ तक कि लिलिथ खुद भी विक्टर के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी वह थी। इसका कारण सरल था, अलाइन शासक था। वह थी जिसने नर्क में प्रवेश करने वाली सभी आत्माओं का न्याय और प्रबंधन किया था। हालांकि अधिकांश प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से की जाती हैं, फिर भी अलाइन को समस्याग्रस्त मामलों का सीधे न्याय करना पड़ता था। वह इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसकी रक्षा के लिए राक्षसों की 10 सेनाएं थीं। इस बात का उल्लेख नहीं किया गया था कि वह अकेली थी जिसे उसके महल में दानव राजा के क्वार्टर के सबसे करीब एक कमरा रखने की अनुमति थी, एक कमरा जो उन सभी उपकरणों से सुसज्जित था जो अलाइन कभी भी चाह सकती थी। वेलेफर कबीले की रक्त रेखा को निस्संदेह दानव राजा द्वारा अत्यधिक महत्व दिया गया था और खराब कर दिया गया था। कुछ ऐसा जो यहाँ मौजूद महिलाएं मदद नहीं कर सकीं, लेकिन थोड़ी ईर्ष्या महसूस कर रही थीं। उनमें से प्रत्येक ने राजा का ध्यान बहुत चाहा। हालांकि अतिरिक्त ध्यान की स्पष्ट रूप से आवश्यकता थी, आखिरकार वह शासक थी, लेकिन इस तथ्य को जानने से उनकी ईर्ष्या शांत नहीं हुई। मैं शासक के अधिकार के साथ आत्माओं के लिए नर्क की खोज कर रहा था और मुझे कुछ दिलचस्प मिला। अलाइन ने मेज को छुआ और उसकी सतह पर एक छवि तैरती हुई दिखाई दी। जल्द ही उन सभी को एक बंजर जगह दिखाई देती है,
जहाँ कुछ भी नजर नहीं आता, बस कुछ ही दूरी पर एक खस्ताहाल जमीन और एक नष्ट हुआ महल होता है। अलाइन ने अपने हाथ से इशारा किया और छवि महल के अंदर, विशेष रूप से एक नष्ट हुए कमरे में स्थानांतरित हो गई। जल्द ही कमरे में सभी ने इसे देखा, लंबे काले बालों वाली एक महिला जो इतनी लंबी थी कि उसकी लंबाई उसके शरीर की लंबाई से भी अधिक थी और पूरी तरह से बिस्तर पर फैली हुई थी। वह सुस्ती है, वाइन चौंक कर बोली। सभी सक्रिय रूप से डियाब्लो की सेना के अवशेषों की तलाश कर रहे थे, और हालांकि उन्हें एस्मोडियस या अगारेस जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं मिले थे, व्यावहारिक रूप से अन्य सभी राक्षस पाए गए और उन्हें दानव राजा के नियंत्रण में रखा गया। जगन स्वयं और फीनिक्स एक ही थे। वास्तव में इन दो विशेष राक्षसों के मामले में उन्होंने अपनी मर्जी से समर्पण किया। जगन के स्वयं के शब्दों के अनुसार विक्टर विजेता था, इसलिए वो उसका समर्थन करेंगे। यह उल्लेखनीय था कि यहाँ की किसी भी महिला ने जगन द मर्चेंट पर भरोसा नहीं किया। वह जितना उपयोगी था, वह भरोसेमंद व्यक्ति नहीं था, बिल्कुल सभी राक्षसों की तरह। अंतर केवल इतना था कि जगन अन्य राक्षसों की तरह विक्टर के सख्त नियंत्रण में नहीं था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि विक्टर ने जगन को खुली छूट क्यों दी, और दानव राजा से उन्होंने जो परम सामीप्य सुना वह ये था, जैसे पुरुष खाली समय में अधिक उपयोगी होते हैं। ये स्पष्ट था कि विक्टर के पास जगन को नियंत्रित करने का कोई तरीका था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह क्या था। उसने अपने कपड़े भी नहीं बदले। वाइन ने स्लॉथ को देखते हुए एक दिलचस्प टिप्पणी की, जिसने उसके कपड़े पहने थे जो उसने युद्ध में पहने थे। विंस ने ये भी देखा कि उसे अपने बाल काटते हुए काफी समय हो गया था। मुझे यहाँ से सामान आ रहा है, लिली ने घृणास्पद टिप्पणी करते हुए कहा। उसे अपने कपड़े बदलने की शालीनता कैसे नहीं हुई? वह 700 से अधिक वर्षों से एक ही पोशाक वाली पोशाक पहन रही है। वेपर न्यूट्रिशन स्वर में बोले, इससे बिकता नहीं। दरअसल उसे संस्थान की भी बर्बादी नहीं है। वह हजारों वर्षों तक इतनी सक्षम थी, और उसके शरीर पर कोई गंध या कलाकृतियां पुरानी नहीं थीं। आपका क्या मतलब है? लिली ने पूछा। आलस के पाप की शक्ति स्वचालित रूप से उसके पूरे शरीर के टुकड़ों से लेकर बाहरी दोषारोपण तक हर चीज से सुरक्षित है। हो सकता है कि वह अभी भी सो रही हो, लेकिन जो कोई भी उसके भाग्य पर हमला करेगा वह बहुत भयानक होगा। लिली ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। वह ये भी नहीं जानता था कि घातक पापों की शक्तियां क्या थीं। उसका कोई माप नहीं था कि वेपर को इतनी निश्चितता के साथ यह कैसे पता चला। लिली और वाइन ने वेपर की ओर से अवाक भाव देखा। अध्याय 757, मैं राक्षस नहीं हूँ। लिली के चेहरे पर संदेह देखकर वेपर ने उत्तर दिया, मैंने ज़हल और अल्बू की रचनाएं पढ़ी हैं। लिली और वाइन ने अवाक भाव से वेपर की ओर देखा। आप लोग वास्तव में उन दो राक्षसों के काम को कम आंक रहे हैं। वे नर्क के इतिहास को दर्ज करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये स्पष्ट है कि घातक पापों जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े उनकी पुस्तकों में दर्ज किए जाएंगे, खासकर उनकी शक्तियों के बारे में। केवल वही लोग थे जिनके पास दो प्राचीन राक्षसों द्वारा वर्णित अपनी शक्तियों का विस्तार से वर्णन नहीं था। वे थे जो विक्टर और स्वयं विक्टर के सहयोगी थे। लेकिन ऐसा प्रतिबंध उन राक्षसों पर लागू नहीं होता था जो कभी डियाब्लो की सेवा करते थे। ठीक है, मैंने बस यही सोचा था कि दानव राजा ने वह काम केवल कागज पर ही दो राक्षसों को दे दिया था। लिली ने अनिश्चितता और थोड़ी शर्मिंदगी से बात की। वाइन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह लिली के समान ही सोचती थी। हाँ,
उस कथन को हमारे राजा की क्षमताओं को कम आंकने के रूप में देखा जा सकता है। क्या आप हमारे राजा के शब्दों को इतना कम आंकते हैं? वह बिल्कुल नहीं। आप क्या कह रहे हैं? वाइन ने तुरंत प्रतिवाद किया। हमारा राजा कुछ भी बेकार नहीं करता है। यदि उसने ज़हल और अलबू को नर्क के इतिहास को लिखित रूप में विस्तार से बताने के लिए कहा, तो प्राचीन राक्षस अत्यंत परिश्रम के साथ अपना कर्तव्य निभाएंगे। इतिहास दर्ज करने का मतलब है कि हम उससे सीख सकते हैं ताकि हम अपने पूर्ववर्तियों की तरह गलतियां न करें। महामहिम ने एक बार यही कहा था, याद है? हाँ, दोनों ने एक ही समय में उत्तर दिया। अब जब आप इसे समझ गए हैं, तो आपको दो प्राचीन राक्षसों के लेखन को पढ़ने में अधिक समय बिताना चाहिए। उनका काम काफी महत्वपूर्ण है। यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन राक्षसों ने जो किताबें लिखीं, वे राक्षसों के बीच काफी लोकप्रिय थीं, खासकर नए राक्षसों के बीच, जो नर्क के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इन पुस्तकों की बदौलत युवा राक्षसों के लिए विक्टर को एकमात्र शासक के रूप में सोचना आसान हो गया। आखिरकार कहानी ने उसे अन्य दानव राजाओं की तुलना में बहुत सकारात्मक रूप में चित्रित किया। जैसा कि एक मोर्टल ने एक बार कहा था, इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। 3 जनरलों की चर्चा को नजरअंदाज करते हुए हेलेना ने उस ओर देखा जहां स्लॉथ सो रहा था। ये जगह कहाँ है? मैं इसकी पहचान नहीं कर सकती। यही समस्या है, मैं उस स्थान की पहचान भी नहीं कर सकता, अलाइन बोली। तुम भी नहीं कर सकते? उसने आश्चर्य से अलाइन की ओर देखा। हाँ, मुझे नहीं पता कि यह जगह कहाँ है। अलाइन और अलाइन के अधीनस्थों ने नर्क का वर्तमान नक्शा बनाया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह नर्क के हर कोने को अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानती थी, लेकिन वह ये भी नहीं बता सकी कि स्लॉथ वर्तमान में कहाँ है। आत्मा की खोज करने वाली उस शक्ति का उपयोग करने की भी कोशिश की गई थी, जिसके बारे में उसके शासक को पता चल गया था, लेकिन इस शक्ति ने उसे आत्मा दिखाई दी, जिसे उसने देखा वो वर्तमान स्थान पर नहीं थी। अलाइन ने सिद्धांत दिया कि वह भविष्य में इस शक्ति के साथ दर्पणों का स्थान ढूंढ सकती है, लेकिन उसे शासक के कब्जे में और अधिक अनुभव की आवश्यकता है, कुछ ऐसा जो उसके पास नहीं है। शासक की शक्तियों को सीखना बहुत जटिल था। आखिरकार उनके कौशल और साध्यों के पूरे सेट में ड्रीम्स की सोलोप्सी और ड्रीम्स के निर्णय शामिल थे। कौशल की एक पूरी तरह से अलग शाखा का उपयोग किया गया था। इस कारण से इन शक्तियों को हासिल करने में काफी समय लग गया, फिर भी वे बहुत कुशल नहीं थे। वह चित्रों को परखने की तरह परखने का कार्य कर सकती थी। यह एक सहज प्रक्रिया है, लेकिन इससे अधिक करने के लिए अलाइन का परीक्षण और त्रुटि की आवश्यकता थी। कैसे? अलाइन ने पूछा। हेलेना ने कहा, उस पर नजर रखें और यदि संभव हो तो उसे पकड़ लें। मैं इसका पासपोर्ट नहीं देता, वेपर ने बात की और तब कहा जब वो कमरे में मौजूद थे सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा गया था। द सिन ऑफ स्लॉथ को उनकी इच्छा के विरुद्ध विस्फोट से बहुत नुकसान होगा। ओह, क्या आपको लगता है कि हम हार गए हैं? वाइन ने बर्नहे को ऊपर उठाया। ये वह नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वेपर ने वाइन की ओर अपना सिर हिलाया। वह स्लॉथ जैसा किसी व्यक्ति से हरण की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं कह रहा हूँ कि उसके साथ मार्केट तरीके से बात करना समझदारी है। सभी घातक पापों में से स्लॉथ ग्रुप में सबसे ज्यादा है। आखिरकार अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो स्लॉथ बस यही चाहता है। अच्छा, तो जाओ। वो अलसी का प्रतीक है, यानी अगर कोई उसे परेशान नहीं करता है तो वो किसी को परेशान नहीं करता है। यही कारण है कि तीसरे दोस्त के बाद भी
उसने खुद को प्रकट करने की भी जहमत नहीं उठाए और बस छुपी रही। वेपर की सिफारिशों पर गौर करते हुए हेलेना ने सोचा कि उसकी सलाह का पालन किया जाएगा। हेलेन ने घोषणा की, मैं हमारी खोज के बारे में राजा को सूचित करूंगी। उसके बारे में आप उसे नर्क में रिटर्न के लिए क्या कह सकते हैं? ली बोली। क्यों? हेलेना ने पूछा। आदिम दुष्ट के प्यार के लिए मैं अब अपनी मां को नहीं ले सकता। उसके बारे में कुछ करने की बर्बादी है। लिली डेजर्ट में बोली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे चोदता है या कुछ और, बस उसे शांत करने के लिए कुछ करने के लिए कहो। वो महिला दिन पर दिन और अधिक चिड़चिड़ी हो रही है। राजा का अनादर मत करो, लिली वाइनगुर्राई। लिली तब कांप उठी जब उसने कमरे में सभी महिलाओं के अंतिम संस्कार की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ... यह मेरा इरादा नहीं था। मुझसे खेद है। मुझे पता है कि ऐसा नहीं था, लेकिन सावधान रहें कि आप राजा के बारे में कैसे बात करते हैं। हेलेना ने तटस्थता से लेकिन फिर भी अस्वीकृति से बात की। यह मत भूलो कि आपको प्राप्त सारी शक्ति राजा द्वारा प्रदान की गई थी। जो शक्ति दी गई है उसे उतनी ही आसानी से छीना भी जा सकता है। सम्मान महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अपना स्थान मत भूलो, जनरल। लिली अच्छी तरह से जानती थी कि हेलेना राजनीतिक शक्ति के बारे में बात नहीं कर रही थी, बल्कि राजा द्वारा उसे दी गई सच्ची शक्ति के बारे में बात कर रही थी, जिसने उसे पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया था। हाँ, मुझे पता है। हेलेना ने लिली को उसी तटस्थ दृष्टि से देखा। इस तरह के रवैये के कारण विक्टर को अपनी अनुपस्थिति में नेतृत्व करने के लिए लिली पर भरोसा नहीं था। भले ही हेलेना आधी सक्कुबस इच्छा की प्राणी थी, विडंबना यह है कि वह थी जिसका अपनी इच्छाओं पर सबसे अच्छा नियंत्रण था। वैसे भी आपका अनुरोध नोट कर लिया गया है, मैं इसे राजा को बताऊंगा। धन्यवाद, हेलेना। हेलेना ने सिर हिलाया और अपने चारों ओर सभी की ओर देखा। वाइन, हमारे घुड़सवार पर नजर रखो। याद रखो कि दानव राजा उस पर नजर रखना चाहता है, और यह मत भूलो कि अभी कमजोर होने के बावजूद वो एक दानव देवता है। मुझे पता है, मैं उसकी प्रगति का अनुसरण कर रहा हूँ। मेरा अनुमान है कि उसे कुछ वर्षों से भी कम समय में नरक के निचले स्तर तक पहुंच जाना चाहिए। अच्छा, तब तक हमारी युद्ध क्षमता को पोषित करने के लिए चुनौतियां भेजते रहें। हाँ, वाइन ने सिर हिलाया। वेपर स्लॉथ के स्थान का पता लगाने के लिए अलाइन के साथ काम करें। छोटे दानव दूतों का उपयोग करें। वे नर्क में सबसे तेज दानव हैं और वस्तुतः ध्यान देने योग्य नहीं हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। वेपर ने आदेश स्वीकार कर लिया। अलाइन, उस प्रोजेक्ट की तैयारी कैसी चल रही है? जल्द ही सब कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा। अलाइन थोड़ा मुस्कुराए। जल्द ही हम उन लानत कबूतरों का हमारे क्षेत्र में स्वागत करने में सक्षम होंगे, उन्हें दयनीय कुतिया की तरह मरने के बिना। मैं आपकी भावना को समझता हूँ, लेकिन शत्रुता को न्यूनतम रखने की कोशिश करता हूँ। आखिरकार कई वर्षों में पहली बार देवदूत और राक्षस शांति के लिए आएंगे। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। पिछले दानव राजा की मूर्खता के लिए धन्यवाद। हमारी जाति को पहले की तुलना में अधिक बदनामी के साथ देखा जाता है। एंजल्स के साथ एक समझौता हमें अपनी बदनामी को कम करने में बहुत मदद कर सकता है और परिणामस्वरूप दानव राजा की। मैं जानता हूँ, मैं यह नहीं भूला हूँ। मैं खुद पर नियंत्रण रखूंगा। अच्छा, हेलेना ने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर बोली, अलाइन, हमारे ठेकेदार वैलेरिया एलेकर्थ से संपर्क करें।
उसे पृथ्वी के लिए हमारी योजनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। चूंकि आप उससे पहले मिल चुके हैं, इसलिए आपके लिए यह बात बताना आसान है। हाँ, मेरे लिए उसके साथ संवाद करना आसान है। अलाइन ने सिर हिलाया। उस महिला के बारे में मुझे कुछ बताना है क्या? मुझे लगता है आपको एक नज़र डालनी चाहिए। वो पूछ रही है कि महामहिम उनसे दोबारा कब मिलेंगे। ये कहना कठिन है। महामहिम अभी वेयरवुल्फ से निपटने में व्यस्त हैं, लेकिन मैं उन्हें बता दूंगा। ठीक है, अलाइन ने सिर हिलाया। हेलेना ने अपने आसपास के सभी लोगों की ओर संक्षेप में देखा और कहा, अपना त्रुटिहीन काम जारी रखें। हालांकि महामहिम मौजूद नहीं है, फिर भी वह हम पर भरोसा कर रहे हैं कि सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा उन्होंने छोड़ा था। हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। हेलेना ने जो कहा उसे सुनकर वे सभी कांप उठे। यदि उनसे पूछा जाए कि उन्हें सबसे अधिक किस बात का डर था, तो वे सभी उत्तर देंगे कि उनका सबसे बड़ा डर उन्हें निराश करना था। ये वह भावना थी जिसने लिली को पहले कांप दिया था जब लड़कियों ने उसे चेतावनी दी थी। लूसीफर और लिलिथ की बेटी के रूप में वह अपनी अर्जित शक्ति को खोने से डरती थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर उसके रवैये के कारण उसे निराश करना था। खारिज कर दिया गया। हेलेना ने बैठक समाप्त की। समर विक्टर के समूह का निजी क्वार्टर। एना, नतालिया और लियोना विक्टर को देख रहे थे। विक्टर, क्या तुमने सचमुच ऐसा किया? हाँ बिल्कुल, आप कमाल हो। लियोना विक्टर के ऊपर कूद पड़ी और उसे चिपटे हुए तरीके से गले लगा लिया। मेरा बेटा, हम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या तुमने सचमुच वही किया होगा जो तुमने कहा था? अन्ना ने डरते हुए पूछा। जब विक्टर ने अन्ना की भावनाओं को महसूस किया तो उसने उसकी ओर भौहें चढ़ा दी। विशेष रूप से कौन सा भाग? विक्टर ने लियोना को प्रिंसेस कैरी में उठा लिया और सोफे पर बैठ गया। उसने लियोना को अपने बगल में बिठाया और पीछे मुड़कर अपने हाथ की ओर देखा। आपके द्वारा इस पूरी जगह को नष्ट करने के बारे में। विक्टर कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और अपनी मां की रक्त लाल आंखों और सुंदर चेहरे को देखा। हाँ, मैं करूँगा। एना उसके स्वर से थोड़ा कांप उठी और उसके हाव भाव से स्पष्ट उदासी के साथ अपना सिर नीचे कर लिया। मैं देख रहा हूँ, आप केवल एक समूह के लोगों के कारण पूरी जाति का सफाया कर देंगे। अन्ना को नहीं पता था कि वो इसके बारे में कैसा महसूस करेगी। उसे बस भयानक महसूस हुआ। उसे उन लोगों की जरा भी परवाह नहीं थी जो विक्टर के खिलाफ गए थे। उसे निर्दोषों का गोलीबारी में फंसना पसंद नहीं था। विक्टर ने अपनी नौकरानियों की ओर देखा और एक ही नज़र में उसकी नौकरानियों को उनका आदेश समझ आ गया। जल्द ही कागुया, नतालिया, ईव, मारिया, रोबर्टा और ब्रूना उस कमरे में फैल गए जो एक घर जैसा दिखता था जिसमें अपनी रसोई भी थी और विक्टर, लियोना और अन्ना को अकेला छोड़ दिया गया था। अन्ना, यहाँ आओ। जब एना ने विक्टर के आदेश का स्वर सुना तो वह थोड़ा झेप गई। उन्होंने उन्हें सामान्य रूप से माँ के रूप में नहीं, बल्कि अन्ना के रूप में संबोधित किया। ये दर्शाता है कि जब उसने पहली बार उसे डांटा था तो वह उसे उसी तरह देख रहा था। एना सावधानी से विक्टर की ओर चली और जब वह काफी करीब आ गई तो विक्टर ने आगे बढ़कर एना का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अनजाने में एना विक्टर के कंधों पर झुक गई और उसकी बैंगनी आंखों में देखने लगी। जब उसने महसूस किया कि उसका हाथ उसके चेहरे को छू रहा है और धीरे से सहला रहा है तो वह थोड़ा कांप उठी, जैसे कि वो उसके लिए दुनिया का सबसे कीमती व्यक्ति हो, जो कि वह थी। मैं एक राक्षस नहीं हूँ। मेरे संदेहास्पद रवैये के बावजूद, जब तक मेरे पास कोई अच्छा कारण न हो, मैं कभी भी निर्दोषों पर अपना ब्लेड नहीं उठाऊंगा।
यहाँ तक कि उस दिन भी जब मेरी अपनी बेटी का सिर कुछ युकाई द्वारा लगभग काट दिया गया था, मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी लोगों की तलाश की और उन्हें मार डाला, जो उसके साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार थे। मैंने उन लोगों पर हमला नहीं किया जो कुछ भी नहीं जानते थे या इसमें शामिल नहीं थे। कागुया और नौकरानियां, जिन्होंने उस घटना में सक्रिय रूप से भाग लिया था, बस चुप रहीं और उन दोनों के बीच हुई बातचीत को सुनकर उस दिन की यादें अनजाने में उनके सामने आ गईं। उन्हें स्पष्ट रूप से याद है कि वे वैम्पायर चार्म का उपयोग करके एक लंबी स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजर रहे थे ताकि यह पता लगाया जा सके कि गलती किसकी थी और किसकी नहीं। विक्टर ने एना का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। एना को विक्टर के सामने पूरी तरह से नग्न महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें उसे नहीं बल्कि सीधे उसकी आत्मा में देख रही हों। ये डरावना और दमनकारी था, लेकिन साथ ही कोमल और गर्म भी था। ये स्पष्ट था कि वह उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। कुछ भी, भले ही मेरी पत्नी की वजह से वेयरवुल्व्स के कुछ खतरनाक समूह मेरे खिलाफ हो गए हों, आईटी इसके लिए पूरी जाति की निंदा नहीं करेगा। जब तक कि निश्चित रूप से ऐसी स्थिति न हो जहां पूरी जाति बीज को शुद्ध करने के लिए एकजुट हो जाए, एक संभावित हाइब्रिड घटित हुआ। इस वजह से मैंने कहा कि मैं माया की पूरी वेयरवुल्फ रेस की निंदा करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि संभावित हाइब्रिड के सभी बीजों को मारना एक सांस्कृतिक चीज है। वह माया को मेरी चेतावनी थी, एक चेतावनी जिसे उसने पूरी तरह से समझा और अपने अधिकार से असंतोष की आवाज़ों को दबाने में कामयाब रही। लेकिन हमेशा ऐसे मूर्ख होंगे जो अपनी जगह नहीं जानते। उस स्थिति में मैं बस उन लोगों का पता लगाऊंगा जो मेरे खिलाफ थे और संघर्ष की आग को शुरू में ही खत्म कर देंगे। ... क्या आप उन कुलों के बच्चों को भी मार डालेंगे? मैं बच्चों को नहीं मारता, अन्ना। जब तक कि वह बच्चा तलवार न उठा ले और मेरा सामना न कर दे। वह इना को ऐसा लगा जैसे उसने ये शब्द पहले भी कहीं सुने हों। मेरे योद्धा की हठधर्मिता। जो लोग तलवार उठाते हैं और किसी की हत्या करने के इरादे से उस पर तानते हैं, उन्हें मारे जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यही वह हठधर्मिता है जिसका मैं, स्केथेच और मेरे सभी कबीले, साथ ही एलिनोर और उसके सभी कबीले पालन करते हैं। ओह, इना को अब स्केथा को मिजुकी से ऐसा कहते हुए सुनने की याद आ गई। मेरे व्यक्तित्व के बारे में इस बात को समझकर लियोना ने शुरू से ही कभी कुछ नहीं कहा, भले ही मैंने बहुत सी बकवास बातें कही जो उसके व्यक्तित्व के खिलाफ जातीं। ... अब जब उसने ये कहा, तो अन्ना को एहसास हुआ कि लियोना ने कुछ नहीं कहा था। विक्टर के शब्द कितने भी क्रूर क्यों न हों, शुरू से ही वेयरवुल्फ को हमेशा विक्टर पर पूरा भरोसा था। अपनी आंखों के कोने से बाहर झांकते हुए लियोना के भावुक भावों को देखते हुए एना को अब जटिल एहसास हुआ। ये दर्शाता है कि एक बच्चा अपने बेटे को सबसे बेहतर रेटिंग देता है। विक्टर पर भरोसा न करने के कारण उसे आप में निराशा महसूस हुई। विक्टर के ठोस कार्य से वह फिर से मूर्ख बन गया और ये देखकर भूल गया कि वास्तव में वह कौन था। ... मुझसे तुम पर संदेह करने के लिए खेद है, विक। इना की छोटी छोटी आंखें चमक उठीं, खुद में टूटे के फूल। ये ठीक है। विक्टर ने उन छोटी छोटी आंसुओं को पढ़ा और उसके चेहरे को छोड़ दिया। इना ने अपना चेहरा विक्टर की छाती पर रखा और उसे गले लगाया, उसकी गर्मी का आराम तलाशने लगी। आप हमेशा मुझसे सवाल कर सकते हैं। आखिरकार आप और मेरी पत्नी ही मुझसे डियाब्लो इंसान बनने से पूछते हैं। साशा, हेस्टिया, पेपर, ब्रूना, हारुना, फ्लोनोर, मिजुकी, लेकस, जीन, एना और लियोना जैसी प्रतिभाओं के कारण
जो स्वाभाविक रूप से अच्छे लोग थे, विक्टर के पास वापस आने के लिए फिल्मांकन था। स्केथहेच होने की शिक्षा के कारण विक्टर ने कभी भी एक पूर्ण राक्षस की सीमा को पार नहीं किया था, जिसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि कमजोर लोगों की भी परवाह नहीं थी। मैम, मैं उन शब्दों को अपने दिमाग में रख देती हूँ, एना ने बड़बड़ाते हुए अपने शरीर को और भी करीब से देखा और अपने सिर को अपनी गर्दन पर रख दिया। इतनी अच्छी चीज, इतनी अनोखी और आरामदायक, उसे अभी किसी बात की परवाह नहीं थी। वो बस यही चाहती थी कि यह विक्टर के दौरे के बाद उसके मन में मौजूद सभी अनिश्चितताओं को दूर कर दे। उस बिंदु से आगे उसने निर्णय लिया कि वह विक्टर के कार्यों के माध्यम से और अधिक देखने की कोशिश कर रहा है, न कि केवल जो उसने सतह पर चित्रित किया है। वह पहले हमेशा ऐसा करने में सफल रही थी, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि यह अब इतना कठिन क्यों होगा। उसे बस उसका सामना करना पड़ा जैसे कि उसके बेटे की मूर्ति ने किया था। वेयरवुल्व्स की शाही राजधानी इक्लिप्स वैंस शहर में एक खूबसूरत रात। वेयरवुल्फ क्वीन की निजी हवेली में चॉकलेटी त्वचा और लंबे काले बालों वाली एक महिला उदास नज़र से चांद की रोशनी को देख रही थी। चांद ने अपने शरीर को रोशन किया और उसका काला नाइटगाउन नाइट की हवा में लहरा रहा था, जिससे वह बहुत ही शानदार और सुंदर दिख रही थी। नाइटिंगेल के विपरीत, जहां ग्रह की जलवायु की तुलना में प्राकृतिक रातों का अनुभव हुआ था, समर में पृथ्वी का वातावरण था। एक छोटी सी बात को ठीक किया गया था, यहाँ पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत था। कुछ संस्थानों में इतनी तेजी थी कि प्रशिक्षित वेयरवुल्व्स में प्रवेश के बिना भी प्रवेश संभव नहीं था। हालांकि यह विवरण वेयरवुल्व्स जैसे शक्तिशाली मिस्टेक के लिए अप्रासंगिक था और इसका स्वागत किया गया था। आखिरकार मठ ही अधिक होगा, वे टुकड़े ही अधिक अध्ययन होंगे, मजबूत और मजबूत बनेंगे। ... हा, महिला ने भारी और धीरे धीरे अपना चेहरा रात के आसमान से दूर कर लिया। क्या आप नहीं जानते कि रात के अंधेरे में रानी के कक्ष में प्रवेश करना, विशेष रूप से जब आप किसी अन्य जाति के राजा का दौरा कर रहे हों, तो बहुत सारे व्यक्तित्व पैदा हो सकते हैं। अलुकार्ड। महिला के कमरे के एक अंधेरे कोने में एक आदमी के कमरे में आराम से आराम किया गया था, जैसे कि वह खुद का मालिक हो। बैठक में उन्होंने जो उनके रूप में देखा, उनके विपरीत, वह अधिक आकर्षक कपड़े पहने हुए थे, काली पैंट, सफ़ेद स्नीकर्स और पूरी तरह से सफ़ेद स्वेटशर्ट। अब कोई भी उसे देखकर एक बार भी नहीं सोचेगा कि यह मैन बाइबल केर्क का राजा था, वे सोचेंगे कि वह एक बहुत ही सुंदर युवा वयस्क थी। यह एक खूबसूरत रात है ना रानी? विक्टर तटस्थता और निर्भीकता से मुस्कुराया, जैसे कि उसका इरादा उसे नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति का नहीं था। ताशा को फिर से यह एहसास हुआ कि उसे अपने प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने कमरे की ओर चला गया और स्कालिन की ओर जाने वाले फार्ले वाले कांच के दरवाजे को बंद कर दिया। तुम यहाँ क्यों हो? वो अपने कमरे में मिनीबार की ओर चला गया और ग्लास की एक बोतल और 2 बोतल ले ली। मैं बस अपनी आम शाम की सैर पर था, विक्टर ने उत्तर दिया और उसने महिला को एक हाथ में बोतल दी और दूसरे हाथ में 2 बोतल डालकर सामने कुर्सी की ओर देखा। क्या ये शाम की सैर आम तौर पर रानी के निजी क्वार्टर में होती है? ताशा ने अपना चश्मा भरे हुए आंखों में मनोरंजन के लिए पूछा। कौन जानता है, जब भी मैं जाता हूँ तो किसी योजना का पालन नहीं करता। अगर मैं कहीं जाना चाहता हूँ तो डेनमार्क, अगर नहीं चाहता हूँ तो नहीं जाऊंगा। ये बहुत आसान है। ताशा ने भौहें चढ़ाईं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बेहद स्वतंत्र लगते हैं जो एक राजा है। सक्षम अधीनस्थों की यही खूबसूरती है। विक्टर थोड़ा मुस्कुराया। काश अच्छे अधीनस्थ ढूंढने में आपकी किस्मत मुझे भी मिलती, ताशा ने हल्की फुल्की टिप्पणी की।
उसे गंभीर होने का मन नहीं था। लोगों पर मेरी अच्छी नज़र है, विक्टर ने लापरवाही से टिप्पणी की। ताशा ने कुछ सेकंड के लिए विक्टर की ड्रैगन आंखों को देखा और फिर सिर हिलाया। एक राजा के पास लोगों के लिए अच्छी आंखें होनी चाहिए। ताशा ने विस्की का आधा भरा गिलास लिया और विक्टर को दिया। विक्टर ने इनकार में अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से मेरी जाति के कारण मैं रक्त या पानी के अलावा कुछ भी नहीं पी सकता। एक दुखद अस्तित्व की तरह लगता है। भोजन आखिरकार जीवन के सुखों में से एक है। ताशा ने विक्टर का गिलास मेज पर रखा और अपने गिलास से पूरा घूंट लिया। आप गलत नहीं हैं, विक्टर की नज़र अपने शरीर पर महसूस करके, जो एक पतली नाइटगाउन से छिपी हुई थी। ताशा को आश्चर्य हुआ कि उसके शरीर के लिए उसके मन में कोई गहरी इच्छा नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने उसे उसी तरह से देखा हो जैसे उसने तब देखा था जब वह रानी की पोशाक में थी। एक तथ्य जिसने उसे अपने शरीर के प्रति उसकी स्पष्ट इच्छा की कमी से थोड़ा परेशान कर दिया और थोड़ी राहत भी दी। आखिरकार इसका मतलब ये था कि वो यहाँ इसके लिए नहीं आया था। भले ही उसकी शादी वोल्क से हुई थी, लेकिन उसे उस पर भरोसा नहीं था। यदि वह कोई कदम उठाता है तो वह पूर्वज के प्रलोभन को अस्वीकार कर सकता है। एक दिलचस्प तथ्य जिसे उसने महसूस किया वह ये था कि विक्टर के साथ सोने का विचार उसे बीमार महसूस नहीं कराता था। जब उसकी जाति के सदस्यों की बात आती थी तो वह आमतौर पर ऐसा महसूस करती थी। स्पष्टतः विक्टर की दौड़ यहाँ कोई मायने नहीं रखती थी। वह इतना आकर्षक था कि पूरी मुलाकात के दौरान एक बार भी उसने उसकी जाति के बारे में नहीं सोचा। अपना पेय खत्म करके उसने अपना खाली गिलास देखा और मेज पर रख दिया। किसी मेहमान की ठीक से सेवा न करने पर मुझे बुरा लगेगा। धीरे धीरे उसने अपना नाइटगाउन उतारना शुरू कर दिया और अपनी चॉकलेट रंग की स्वस्थ दिखने वाली भुजाएं दिखाना शुरू कर दिया। आप ड्रिंक करना चाहते हैं? विक्टर ने चकित आंखों से ताशा की बाह को देखा। वो एक पतित देवी का रक्त चढ़ा रही थी और साथ ही फेनरा द्वारा धन्य एक महिला का रक्त भी चढ़ा रही थी। मेजबान के शिष्टाचार को अस्वीकार करना अनुचित होगा। जगह पर सन्नाटा छा गया और ताशा हल्के कदमों से वेटर की ओर चल पड़ी। उसके सामने रुककर उसने अपना हाथ उसके सामने उठाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ताशा को नहीं पता था कि इस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसे ये भी नहीं पता था कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इच्छा के अवतार की तरह दिखने वाले इस आदमी के सामने उसकी सारी हिचकिचाहट पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसका शरीर कांप उठा जब उसने महसूस किया कि विक्टर के हाथ धीरे से उसकी बांह पकड़ रहे थे और उसकी गर्म सांसें उसकी त्वचा पर पड़ रही थीं। उसका स्पर्श, उसकी गंध, उस पर उसकी उपस्थिति, ये सब बहुत अच्छा लगा। ठीक है। जिस क्षण उसने उसकी कलाई को काटा और उसका खून पीना शुरू कर दिया, साथ ही उसकी हरी आंखों को घूरते हुए अपनी बैंगनी आंखों से संपर्क बनाए रखा, एक उत्साह की भावना जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, उसके पूरे अस्तित्व में गूंज गई। उद्धरण तो ऐसा ही महसूस होता है जब एक महान पिशाच आपका खून चूसता है, ताशा ने सोचा। वह जानती थी कि ऐसा उत्साह केवल उसके भीतर ही उत्पन्न हुआ था क्योंकि विक्टर ऐसा करने वाला महान पिशाच था। वह पूरी तरह से समझ गई थी कि अगर यह एक और महान पिशाच होता तो उसे बस घृणा होती, लेकिन विक्टर का वर्णन करते समय घृणित शब्द मौजूद नहीं था। उसका वर्णन करने के लिए कई भयानक विशेषणों का उपयोग किया गया था, जैसे राक्षस, दुष्ट भगवान, सर्वनाश का कारण बनने वाला अगला प्राणी। लेकिन उन सभी में से किसी ने भी उन्हें घृणित नहीं कहा था। यह एक पूर्ण तथ्य था।
तुम्हारा खून स्वादिष्ट है, ताशा। ... ताशा ने अविश्वास से विक्टर की ओर देखा। क्या ये सब इतनी जल्दी खत्म हो गया? वह आश्चर्यचकित हुई। खून चूसने की पूरी प्रक्रिया केवल कुछ मिनटों तक चली। ताशा के लिए बहुत लंबे मिनट। लेकिन जब वह प्रक्रिया इतनी अचानक समाप्त हो गई, तो वह निश्चित नहीं थी कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। ताशा के पैर कमजोर महसूस हो रहे थे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और उसके चेहरे पर एक अदृश्य लालिमा आ गई थी। वह जानती थी कि वह अभी लालसा व्यक्त कर रही थी, लेकिन वह इसकी मदद नहीं कर सकती थी। वह बिल्कुल अप्रतिरोध्य था। उसे अपनी मानसिक क्षमताएं पुनः प्राप्त करने में कुछ सेकंड लगे। उसने अपनी सारी मानसिक शक्ति इकट्ठी की और खुद को पुनः प्राप्त किया। जल्द ही उसने एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। यह अच्छा है, उसने सिर हिलाया, संतुष्ट होकर। कुछ ऐसी बात से संतुष्ट हुई जिसे वह जानती भी नहीं थी, और उस ओर चल दी जहां वह पहले बैठी थी। ताशा के आंतरिक संघर्ष के बारे में पूरी तरह से अवगत होने के बावजूद विक्टर ने कुछ भी नहीं किया। वह वहीं बैठा रहा और यह सब देखता रहा। यहाँ होने मात्र से ही ताशा की इंद्रियां अस्त व्यस्त हो गईं। इच्छा एक बहुत ही शक्तिशाली भावना थी, यहाँ तक कि देवता भी अपनी इच्छाओं से छुटकारा नहीं पा सकते थे, और उन इच्छाओं में से एक विशेष भावना थी जो बाकियों से अधिक शक्तिशाली थी। यौन इच्छा। मुझे लगता है आपको एक नज़र डालनी चाहिए। सेक्स एक अवधारणा थी जो किसी भी समाज में व्याप्त थी, चाहे वह भविष्यवादी, डिस्टोपियन, मध्ययुगीन या आधुनिक हो। जगह कोई भी हो, दुनिया कोई भी हो, सेक्स की चाहत हमेशा रहेगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा जाता था कि दुनिया का सबसे पुराना पेशा यौनकर्मियों का था। विक्टर एफ्रोडाइट का पुरुष संस्करण था। उसकी उपस्थिति, भले ही उसने कुछ भी न किया हो, अवचेतन रूप से प्राणियों को उसके बारे में उसी तरह सोचने पर मजबूर कर देगी। वास्तव में वह एक बहुत ही आकर्षक महिला की तरह थी जो हर किसी को और हर चीज को आकर्षित करती थी। विक्टर इस विडंबना पर मन ही मन हंसने से खुद को नहीं रोक सका। वह एक अतिथि के रूप में रात भर की यात्रा के लिए यहाँ आया था, और यह वह नहीं था जो मेजबान के लिए वासना कर रहा था, बल्कि मेजबान अन्य अतिथि के लिए वासना कर रहा था। उसे एक तरफ रखकर उसने सोचा कि उसने अभी क्या किया है। एक पतित देवी का रक्त सामान्य रक्त से बहुत अलग नहीं है। पतित देवी कहे जाने के बावजूद वह अभी भी पूर्ण देवी थी। लेकिन उसका खून पीने के बाद भी विक्टर को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसके शरीर में कोई जलन नहीं हुई, कोई क्षति नहीं हुई, कुछ भी नहीं। विक्टर को लगा कि ऐसा उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाने के कारण हुआ है। वह अब एक साधारण पूर्वज नहीं था, उसके पास एक ड्रैगन का शरीर था और वह एक नकारात्मक विश्व वृक्ष द्वारा संचालित था। उनका आधार पूर्वज था, लेकिन बाकी सब कुछ अलग था। विक्टर ने सोचा, आइए अगली बार एफ्रोडाइट का खून आजमाएं। एफ्रोडाइट जैसी देवी का खून पीना उसके मन में पहले कभी नहीं आया था। आखिरकार एफ्रोडाइट कोई देवी नहीं थी, वह एक टाइटन और सुंदरता का अवतार थी। उसका स्तर ताशा जैसे किसी व्यक्ति से बिल्कुल अलग था। अब जब पे परोस दिया गया है तो मुझे बताओ, दानव राजा, तुम इतनी रात को मेरे कक्ष में आकर क्या चाहते हो? ... बेशक, एक नया दोस्त बनाने के लिए, अन्यथा मैं यहाँ क्यों आऊँगा? ... ताशा ने विक्टर की ओर देखते हुए कहा, क्या यह आदमी सोचता है कि मैं मूर्ख हूँ? मुझे इस तरह मत देखो। विक्टर थोड़ा मुस्कुराया। मुझे वास्तव में आपके बारे में और अधिक जानने में दिलचस्पी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन... क्यों? ताशा अचानक हुई दिलचस्पी को समझ नहीं पाई।
क्यों नहीं? जवाब देने के बजाय उसने वापस पूछा। ताशा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वो इस बातचीत का अर्थ नहीं समझ सकी। यदि वो उसके शरीर के लिए नहीं आया, तो वह यहाँ क्यों था? क्या यह उनके समझौते के बारे में था? लेकिन सौदा खत्म होने में अभी भी समय था, और उसने अभी भी वो पुस्तक नहीं पढ़ी थी जो उसने उसे दी थी। ताशा की चुप्पी को देखते हुए विक्टर ने एक ऐसी बातचीत शुरू करने का फैसला किया जिसमें उसकी रुचि हो। हाल ही में मेरी प्यारी पत्नी एक महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल हो गई। वह प्यार से मुस्कुराया। एक मुस्कुराहट ने ताशा का ध्यान खींचा, जिससे उसका ध्यान बातचीत के विषय पर केंद्रित हो गया। इससे पहले कि मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, मैं आपको अपनी पत्नी के बारे में थोड़ा बता दूं। चेहरे पर वही प्यार भरी मुस्कान लिए वह समझाने लगा। मेरी पत्नी वह है जो अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेगी। कोई भी उपाय तब तक उचित है जब तक उसका परिवार हर किसी और हर चीज से सुरक्षित है। क्या वह मेरे जैसी है? ताशा को लगा कि वह इस महिला को पहचान सकती है। हत्या, यातना, चालाकी, हमारे दुश्मनों पर प्रयोग, वह हमारे लिए हर तरह के काले मामलों में अपना हाथ डालेगी। हाँ, वो मेरे जैसी है, उसने सोचा। दूसरों के दृष्टिकोण से वह निश्चित रूप से एक खलनायक है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं। वो उनके लिए एक खलनायक हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो मेरा खजाना है। अब जब आप उनके व्यक्तित्व को समझ गए हैं, तो मैं आपको उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में बताऊंगा। ताशा को विक्टर द्वारा स्वयं शुरू की गई बातचीत में अपनी अपेक्षा से अधिक दिलचस्पी महसूस हुई। वह चाहती है कि हमारा परिवार अछूत रहे। ताशा ने इंतजार किया, फिर और भी इंतजार किया, लेकिन विक्टर के मुंह से निम्नलिखित शब्द नहीं निकले। ... क्या यही है? हाँ, मेरा मतलब है, क्या आपके पास इस बारे में अधिक विवरण नहीं है कि वह क्या कर रही है या क्या योजना बना रही है? मेरे पास एक विचार है, लेकिन साथ ही मेरे पास नहीं है। वह मेरी अन्य पत्नियों के साथ मिलकर ये परियोजना कर रही है, लेकिन मैं बस इतना ही जानता हूँ। मैं परियोजना की विशिष्टताओं या कार्यप्रणाली के बारे में कुछ नहीं जानता। ... ताशा ऐसी बकवास समझ नहीं पाई। आप कुछ भी कैसे नहीं जान सकते? यह एक परियोजना है जिसमें आपका पूरा परिवार शामिल है, ठीक है? आपको परिवार के नेता के रूप में जानना चाहिए। ये सामान्य ज्ञान है। आप गलत नहीं हैं, विक्टर ने सिर हिलाया। सही है। फिर आप कुछ भी क्यों नहीं जानते? आप कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि वो आपके खिलाफ कुछ योजना नहीं बना रही है? इसका उत्तर देना आसान प्रश्न है। उसकी मुस्कान सौम्यता में बदल गई। क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है। ... विक्टर की बातों का ताशा पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे बहुत सरल शब्द थे, लेकिन उनके पीछे का वजन इतना भारी था कि एक पल के लिए ताशा सांस लेना भूल गई और केवल विक्टर को अविश्वास से देखती रही। ... तुम्हें उस पर भरोसा है? ताशा को ये शब्द इतने अजीब लगे कि उसने अनजाने में ही जवाब दे दिया। सही। विक्टर ने पहले की तरह ही दृढ़ विश्वास के साथ सिर हिलाया। अगर वह मुझसे कुछ जानना चाहती थी, तो वह मुझे सूचित करती थी। अगर वह मेरी मदद चाहती थी, तो वह मुझसे पूछती थी। मैं उसे कैद में नहीं रखता, वह जो चाहे, जब चाहे और जो चाहे कर सकती है। अंततः उससे जो कुछ भी मांगा जाता है, वो है मेरे प्रति उसकी प्रतिबद्धता, मुझ पर भरोसा करना और ज़रूरत पड़ने पर मेरी मदद मांगना, जो वह हमेशा करती है। मेरी पत्नियां तब सबसे अधिक चमकती हैं जब वे वही करती हैं जो उन्हें पसंद है। विक्टर की आंखें धीरे धीरे गहरी होने लगीं,
मानो वे दो बैंगनी ब्लैक होल हों। अगर मेरी पत्नी भगवान की भूमिका निभाना चाहती है और दुनिया को जला देना चाहती है, तो मैं अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे ऐसा करने दूंगा। अगर वह एक ऐसी योजना बनाना चाहती है जिससे हमारा परिवार अछूता रह जाए, तो मैं अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे ऐसा करने दूंगा, और उसे जो भी जरूरत होगी मैं हमेशा उसका समर्थन करूंगा। जब ताशा ने विक्टर की आंखों को देखा तो वह कांप उठी। इस अध्याय के प्रकाशन की शुरुआत N0V3 पाउंड्स 11 N से जुड़ी हुई है। यह पागलपन है, उसने टिप्पणी की, जितना उसके लिए और खुद के लिए भी। वो इस तरह के रिश्ते की कल्पना नहीं कर सकती थी। गलत। इसे विश्वास कहा जाता है, जो हर सफल रिश्ते की नींव है। अगर आपको अपने साथी पर भरोसा नहीं है, तो उनके साथ रहने का क्या मतलब है? लेकिन क्या आपको धोखा दिए जाने का डर नहीं है? ताशा ने अपने दिल में अपनी शंकाओं के साथ पूछा। आखिरकार, वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसके राज्य में उसके पास ज्यादा स्वतंत्र लगाम नहीं थी, क्योंकि वोल्क को उसके विश्वासघात का डर था। उसे अध्याय 759, एक राजा की एक विदेशी रानी के कक्ष में देर रात की यात्रा। 2 इस अध्याय का प्राथमिक अपलोड B1 नैनो न्यूटन 0 वेल पर हुआ। लेकिन क्या तुम्हें धोखा दिए जाने का डर नहीं है? ताशा ने अपने मन में शंकाओं के साथ पूछा। आखिरकार, वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसके राज्य में उसके पास अधिक स्वतंत्र लगाम नहीं थी, क्योंकि वोल्क को डर था कि वह उसे धोखा देगी। उस सवाल ने विक्टर के चेहरे पर मुस्कान ला दी। मैं नहीं हूँ। क्यों? मेरी पत्नियों द्वारा मुझे धोखा देने की एकमात्र संभावना यह है कि अगर कोई उनकी यादों में हेरफेर करता है या किसी प्रकार के मन पर नियंत्रण के माध्यम से उन्हें नियंत्रित करता है। एक समस्या जिसे मैंने पहले ही ठीक कर लिया है। रॉक्सन के लिए धन्यवाद। विक्टर के कबीले में प्रवेश करने वाली सभी महिलाओं को मजबूत मानसिक और आत्मिक सुरक्षा प्राप्त थी। यहाँ तक कि लोकी जैसा व्यक्ति भी अपने दिमाग से खेलने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि क्या भ्रम था और क्या नहीं। इसके अलावा उनके लिए मुझे धोखा देना असंभव है। आखिरकार, वे सभी मुझसे प्यार करते हैं। कितना अहंकारी है! यह अहंकार नहीं है, यह एक सच्चाई है। विक्टर तटस्थ भाव से मुस्कुराया। एक मुस्कुराहट जिसने किसी कारण से ताशा को परेशान कर दिया। जब मैं किसी महिला के साथ रिश्ता बनाता हूँ, तो मैं उसे वैसे ही नहीं छोड़ देता। मैं अंत तक जाता हूँ, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ, एक ऐसी जगह पर जहाँ उनका प्यार एक जुनून, अति उत्साही और दमनकारी बन जाता है। इस हद तक कि वे मेरी ओर देखने वाली किसी भी अन्य महिला को मार डालेंगे। आप अपनी महिलाओं को प्यार के मनोरोगियों में बदल देते हैं। मैं उन्हें येंडेरेस कहना पसंद करता हूँ, लेकिन आप गलत नहीं हैं। विक्टर हल्के से हंसा। आपके रिश्ते जहरीले लगते हैं। कोई भी आदमी इसे संभाल नहीं सकता। ताशा ने इनकार में अपना सिर आगे पीछे हिलाया। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने वोल्क के साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे विक्टर ने अपनी महिलाओं को उसके साथ रहने के लिए वर्णित किया था, तो वेयरवुल्फ अंततः उसे छोड़ देगा। आखिरकार, ये ठीक है। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। विक्टर ने अपने सिर को अपने हाथों पर टिकाते हुए मुस्कुराहट के साथ बात की, जो अहंकार की सीमा तक थी। जितना अधिक पागल, जितना अधिक मानसिक रोगी, जितना अधिक भावुक वे होंगे, मैं उतना ही अधिक खुश रहूंगा। यही वह क्षण था जब ताशा को एहसास हुआ कि विक्टर के कुछ पेंच जरूर ढीले हैं। उन्होंने जिस प्रकार की महिला का वर्णन किया वह एक ऐसी महिला की तरह लग रही थी जो रिश्ते को बहुत विषाक्त बना देगी और परिणामस्वरूप वह विषाक्तता उनकी अन्य पत्नियों तक फैल जाएगी।
लेकिन वह बेहतर जानती थी। उसने देखा कि लियोना ने विक्टर के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बुरे रिश्ते में कोई व्यक्ति इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देगा, और इसके बावजूद कई पत्नियां होने के कारण वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे। इस विचार का कारण ये था कि ताशा ने कहा था कि विक्टर से मुलाकात के दिन जो महिलाएं आई थीं, वे सभी उसकी महिलाएं थीं। वह मीलों दूर से उन महिलाओं में विक्टर की गंध महसूस कर सकती थी। नहीं, नहीं, मैं इस बारे में इतना जल्दी फैसला नहीं ले सकता। आखिरकार मैंने नहीं देखा कि उसका रिश्तेदार उसके सभी शिष्यों के साथ कैसे काम करता है। ताशा को लगा कि कोई चीज निर्णय लेना मूर्खता होगी। केवल एक बार देखा था। एक रानी के रूप में वह समझती थी कि हर चीज के संदर्भ को सूचीबद्ध करना आवश्यक है। लेकिन ऐसा विचार और बाद में निरीक्षण करने और निर्णय लेने के बावजूद वो मदद नहीं कर सकी। लेकिन विक्टर की उसकी प्रतिभा के साथ दूसरे की तुलना वोल्क के साथ उसके साथी से कर निकली। जिस भाग में उसने अपनी पत्नी पर 3 दृढ़ विश्वास के साथ पूरा विश्वास करने की बात की, उसने उसे अपनी तरह की प्रति रुचि बना दी। ताशा और वोल्क के बीच सामान्य पुरुष महिला संबंध नहीं था। दोनों के बीच ये तय हो गया कि एक शाश्वत लड़ाई थी कि कौन दूसरे पर कब्जा करेगा। इस कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा उसके मजबूत होने का कारण था। अगर वह मजबूत नहीं थी तो वह पहले ही वोल्क के बाहर हो गई थी। कुछ ऐसा जो वह भी नहीं चाहती थी। उसने अच्छी तरह से देखा कि एक बार अल्फा ने उसे अपने वश में कर लिया था तो उसकी हर बात सुनी होगी, और वह ऐसी नहीं चाहती थी। वह अपनी आज़ादी की चाहत रखती थी। वो ये वृत्तचित्र में सक्षम होना चाहती थी कि उसे कब काम करना है और योजनाएं बनानी है। वह अन्य अल्फाज की महिलाओं की तरह की अजीब इच्छा नहीं रखती थी। किसी तरह उन्हें इस विक्टर के विश्वास से काफी भूख लग रही थी। आखिरकार ये स्पष्ट था कि सभी ने कुछ काम किया था क्योंकि उसके सामने वाले व्यक्ति के पास वह सोना था जिसे सभी ने एक साथ बांध रखा था। आपकी पत्नियां आपको बहुत भाग्यशाली बनाती हैं, अलुकाद। विक्टर के चेहरे पर सच्ची मुस्कान कहती है, नहीं, मैं भाग्यशाली हूं कि वे मेरे जीवन में हैं। वह सच्ची मुस्कान, यही कारण था कि उसे उसकी शिष्या से चाहत थी। उसे संदेह था कि वोल्क कुछ भी ऐसा कहेगा जो विक्टर ने अपने चेहरे पर इतने वास्तविक मुस्कान के साथ कहा था। वह अपने पति को इतनी अच्छी तरह समझती थी कि वह ऐसा कभी नहीं चाहती। अब जब मैंने और हथियारों के बारे में बताया है, तो मुझे अपने बारे में बताओ, ताशा फेनरा। ... आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं? मुझे आश्चर्य। जब तक उसने बोलना शुरू नहीं किया तब तक ताशा लंबे समय तक विक्टर को खाना बनाती रही। आज मैं जो हूँ वह बनने से पहले मैं मिस्र की एक छोटी देवी थी। ताशा ने अपना ग्लास फिर से पैसे भरना शुरू कर दिया। जब विक्टर ने देखा कि वह वास्तव में आपके बारे में बात करने जा रहा है तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने कोई टिप्पणी नहीं की। अब वह सिर्फ एक मूक श्रोता था। वेदोस से संबंधित एक देवी। मेरी अवधारणा स्वयं इतना मजबूत नहीं थी और मैं समान कुशल भी नहीं था। एक देवी होने के बावजूद मैं अपने पूर्व पंथ के अन्य महान देवताओं के समान महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन अच्छा ही यह महत्वपूर्ण नहीं था। मेरे अपने भक्त थे, पुरुष और महिलाएं केवल मेरे प्रति समर्पित थे। मजबूत वेयरवुल्व्स जो ऐसे काम करने के आदी थे जिनमें अगर वे दिन के उजाले में करते हैं तो हर कोई ठीक कर देता है। घातक अलौकिक की एक शक्ति। यही तो हम थे। ताशा ने अपनी आंखों से अपनी झलकियां देखीं और एक पल के लिए जलते साम्राज्य की प्राचीन स्मृतियों को एक फिल्म की तरह देखा जिसे वह कभी भूल नहीं पाई थी। और उस शक्ति ने महान देवताओं का ध्यान आकर्षित किया।
उन्हें यह अजीब लगा कि इतनी बड़ी शक्ति पर कोई विश्वास नहीं था। परिणामस्वरूप उन्होंने मुझे नियंत्रित करने की कोशिश की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पूरी कहानी में ताशा कभी भी खास नहीं थी। उन्होंने कभी कभी नाम का उल्लेख नहीं किया या उंगलियां इस्तेमाल नहीं की और बस उन लोगों को राजनीतिक कहा। और हमेशा की तरह मैंने नियंत्रण रखने से इनकार कर दिया। हालांकि मेरे लिए सिर झुकाने और उनकी इच्छा स्वीकार करने का वादा करने से बहुत अच्छा लाभ हुआ, लेकिन इसके लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का व्यापार करना उचित नहीं था। अच्छा ही परिणाम बुरा हूँ। ताशा ने अपने पे का एक और घूंट लिया और अब खाली हो चुका पेय पदार्थ की ओर देखा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वो विक्टर से प्रभावित हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने बारे में सोच सकती थी, और एक विशेषता जो उसके अंदर प्रबल रही थी, उसके बारे में कभी बात नहीं करना। आखिरकार ऐसी खराबियां उत्पन्न हो सकती हैं जो हर किसी में हो सकती हैं। विक्टर के शब्दों ने उनके विचार चक्र को तोड़ दिया। आप मजबूत हैं। ... उसने विक्टर के चेहरे की ओर देखा और उसके चेहरे के भावों ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। पिछली कुछ बार के विपरीत विक्टर ने उसे देखा, उसकी दृष्टि पहले की तुलना में बहुत अधिक गर्म थी। निस्संदेह उसे पहले भी देखा था, लेकिन वह विशेष रूप से निर्देशित नहीं था, बल्कि वह महिला जो मौजूद नहीं थी। विक्टर ठीक वही देख रहा था, केवल उसे और किसी को नहीं। अपना सिर न झुकाने का चयन करना आसान बात नहीं है, खासकर जब आप घबरा गए हों। इस कारण से वीडियो के लिए खुद को दोष न दें। जो पीछे रह गए वे निश्चित रूप से इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराते। विक्टर ने जो कहा उसे सुनकर ताशा ने अपना नामांकन दाखिल किया। आपने कैसे? प्रश्न विक्टर की एक गतिविधि बाधित हुई। विक्टर ने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि सूरज पहले ही उगना शुरू कर रहा था। लगता है मैं बहुत देर तक रुका रहा हूँ। ताशा ने ये देखकर चौंका देने वाली बात यह है कि सूरज पहले ही उग चुका था। क्या हमारी बातचीत इतनी देर तक चली? ताशा को आश्चर्य हुआ। यह एक अच्छी बातचीत है, ताशा फेनरा। जैसा मैंने सोचा था, आप एक मजबूत महिला थीं। ताशा ने पीछे मुड़कर देखा कि विक्टर कहाँ था, लेकिन उसके पास केवल एक खाली कुर्सी दिखाई दी। जो किताब मैंने हथियार दी है उसे पढ़ना मत भूलो। मैं कल वापस आऊंगा। कृपया मत वापस आना, वह लगभग तुरंत बोली। अचानक उसने अपने कानों में फुसफुसाती हुई एक मोहक आवाज सुनी, मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। ये निर्णय तुम्हें नहीं करना है, मेरी रानी। उसने महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा है और वो जल्दी से उठी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फिर से उसे बालकनी के कांच के दरवाजे के अलावा कुछ भी खुला नहीं मिला। ... ताशा ने बालकनी की ओर तीखी नज़र से देखा, जैसे कोई बूगीमैन या कोई चीज़ किसी भी समय उस जगह से निकलने वाली हो। लेकिन जब उसने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं होने पर उसने राहत की सांस ली और अपने अशांत दिल को शांत करने की कोशिश की। मेरी रानी। ताशा के चेहरे पर एक वास्तविक मुस्कान दिखाई दी, एक वास्तविक मुस्कान जिसकी जगह कुछ ही क्षण बाद एक चिंतनशील भौं ने ले ली। वह इसके बारे में कैसे जानता है? ये कुछ ऐसा है जो केवल वोल्क को जानना चाहिए। आखिरकार ये बहुत समय पहले हुआ था। ये जानने के बावजूद कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ताशा को विक्टर की अगली यात्रा का थोड़ा सा इंतजार था, क्योंकि वह किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अधिक चिंता किए बिना बात कर सकती थी। काफ़ी समय हो गया था। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसे यह पता लगाना था कि वह आदमी उससे क्या चाहता है। आखिरकार अगर उसे कुछ नहीं चाहिए तो वह आधी रात को उससे मिलने नहीं जाएगा।
ताशा ने अपने बिस्तर की ओर देखा और उसे एक पुरानी दिखने वाली किताब दिखाई दी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सोचा, वो यहाँ पहले नहीं था, जिसका मतलब था कि विक्टर ने इसे उसके लिए छोड़ दिया था। बिस्तर के पास आकर वह पुस्तक को देखने के लिए रुकी, विशेष रूप से उसके शीर्षक को, और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि यह प्राचीन मिस्र, एक विलुप्त भाषा में लिखी गई थी। भेड़िया देवी का पतन और उसका उदय। किताब लिखने वाले लेखक का नाम पढ़ते ही ताशा कांपने लगी। युंग सेमेट द्वारा लिखित। एच उसके पास ये किताब कैसे है? ताशा की आवाज़ टूट गई। उसकी भावनाएं शांत नहीं हो सकी, खासकर जब उसने एक ऐसा नाम देखा जिसे उसने सोचा था कि वह फिर कभी नहीं देख पाएगी। युंगकुट, क्या आप बच गई? उसने धीरे से उस महिला के नाम के पात्रों को छुआ जिससे उसमें बहुत सारी यादें पैदा हो गईं। विक्टर यहाँ क्यों था? इस बारे में ताशा के पहले के सभी प्रश्न भूल गए थे। वह जानना चाहती थी कि उसे यह पुस्तक कैसे मिली और क्या वह उस पुस्तक के लेखक के बारे में कुछ जानता है। किसी न किसी तरह उसे विक्टर के साथ अपनी अगली मुलाकात की उम्मीदें थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हवेली के बाहर बहुत दूर एक पेड़ के ऊपर तैरता हुआ विक्टर अपनी बाहें क्रॉस करके सब कुछ देख रहा था। उसकी कठोर आंखें कमरे के भीतर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकती थीं। तुम एक पापी आदमी हो, डार्लिंग। तुम रानी के दिल के साथ क्यों खेल रहे हो? रॉक्सन ने पूछा। मैं उसके दिल के साथ नहीं खेल रहा हूँ, मेरे प्रिय। उसे ऐसी हालत में देखना बहुत आश्वस्त करने वाला नहीं है, क्या आप जानते हैं? रॉक्सन ने कांपती हुई ताशा की ओर इशारा किया, जो उस रानी से बहुत अलग थी जिसे उसने पहले विक्टर की आंखों से देखा था। ... विक्टर चुप रहा और कुछ नहीं बोला। तुम्हें वह किताब कहाँ से मिली? मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे नर्क में देखा था। हिम कबीले की लाइब्रेरी में। जैसा कि यह प्राचीन मिस्र में लिखा गया था, उन्होंने सोचा कि यह एक कलाकृति या कुछ और है, इसलिए उन्होंने इसे प्राचीन कब्रों के बीच रखा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह वास्तव में सिर्फ डायरी थी एक वफादार वेयरवुल्फ का। ... तुम्हें कैसे पता चला कि यह ताशा के लिए था? और कैसे? मैंने इसे पढ़ा। आप प्राचीन मिस्र पढ़ सकते हैं। कैसे? मेरे प्रिय, क्या तुम उन करोड़ों राक्षसों को भूल गए हो जिन्हें मैंने आत्मसात कर लिया है? उनमें से कुछ राक्षस हैं जो आदिकाल से जीवित हैं। एक खोई हुई भाषा की तरह कुछ सीखना बहुत आसान है। मम, ऐसा लगता है कि आप अपनी यादों को व्यवस्थित करने में अधिक कुशल हो गए हैं। रॉक्सन ने कहा, खुद के लिए भी उतना ही जितना उसने उसके साथ किया था। कुछ सेकंड बाद उसने उत्सुकता से पूछा, आखिर इस सब का मतलब क्या है? ... मैं चाहता हूँ कि वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचे, मेरे प्रिय। उसका अतीत इसमें बाधा डाल रहा है। मैं बस मदद कर रहा हूँ। रॉक्सन ने एक लंबी सांस खींची। किसी तरह उसे पहले से ही इस उत्तर की उम्मीद थी। और जब वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच जाएगी, तब क्या होगा? कौन जानता है? ... क्या वह वोल्क को हरा देगी और सबसे मजबूत अल्फा बन जाएगी? क्या वह समर को सिर्फ एक व्यक्ति के तहत एकजुट करेगी? क्या एक देवी के रूप में उसकी अवधारणाएं मजबूत हो जाएंगी? कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि वह क्या बनेगी। ... मुझे अभी एहसास हुआ कि आप बस उसे हर चीज की कमान संभालने के लिए कह रहे हैं। रॉक्सन ने चतुराई से इशारा किया। विक्टर ने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और सीटी बजाने लगा। थूक दो। तुम क्या चाहते हो? तुम एक और पत्नी चाहते हो, है ना? तुमने कहा था कि तुम एक विवाहित महिला का पीछा नहीं करोगे। तुम धोखेबाज झूठे हो। रॉक्सन अधिकारपूर्वक गुर्राया।
और आवाज के इस स्वर ने विक्टर को उसके प्यार के कारण खुशी से हंसने पर मजबूर कर दिया। हंसो मत, रॉक्सन चिल्लाई और भी चिढ़ गई। मुझे बताओ तुम क्या करने जा रहे हो? उसने जिद की। मेरे प्रिय, इसे किसी कारण से चरित्र विकास कहा जाता है। हमें किसी निष्कर्ष पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आइए बस यात्रा का आनंद लें। ग्रर, लेकिन मैं आपसे एक बात का वादा कर सकता हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला जब मैंने कहा कि मैं शादीशुदा महिलाओं के पीछे नहीं जाता। आखिरकार, मैं एक नैतिक व्यक्ति हूँ। विक्टर मुड़ा और जमीन की ओर तैरने लगा। मैं जो चाहता हूँ वह पत्नी नहीं है। मैं एक शक्तिशाली सहयोगी चाहता हूँ। और अगर मुझे एक सहयोगी चाहिए, तो उनके लिए एक महिला होना बेहतर है ना? आखिरकार, एक महिला अधिक आसानी से प्रभावित होती है। मैं वाह, तुम अब पूरी तरह से बदमाश की तरह व्यवहार कर रहे हो। विक्टर ने जो कुछ सुना उससे वह अवाक रह गया। ये औरत सचमुच अपनी गांड मरवाना चाहती है ना? उसने सोचा कि उसे रॉक्सन को बाद में अनुशासित करना चाहिए। आखिरकार, वह हाल ही में काफी उग्र हो रही थी। हाँ, कृपया मुझे अनुशासित करें। हमें इस तरह खेलते हुए काफी समय हो गया है। विक्टर ने अपना चेहरा ताड़ लिया। वह क्षण भर के लिए भूल गया कि वो उसकी भावनाओं को महसूस कर सकती है और उसके सभी विचारों को पढ़ सकती है। रूबी का तुम पर बुरा असर था, मेरे प्रिय। क्या आप कह रहे हैं कि आपको इस तरह के चुटकुले पसंद नहीं हैं? ... मैंने ऐसा नहीं कहा, माँ। बेहतर होगा कि आप ईमानदार बने रहें। वह संतुष्टि में सिर हिलाया। विक्टर की अंत्येष्टि थोड़ी सी चमकी और अगले ही पल, वह गायब हो गया। उसके पीछे लाल बिजली की धारियां खत्म हो गईं और उसके निजी कमरे में दिखाई दिया। हाथ हिलाते ही पूरा लंबा बर्फ से सील हो गया और तब लंबे लाल बालों वाली एक महिला दिखाई दी। क्या मुझे असली प्लास्टिक मत बुलाओ, डार्लिंग। हालांकि वह चिल्लाई में था, लेकिन उसकी शेष प्रत्याशा से चमक उठी। तुमने ड्रॉइड को अलग कर दिया। मैं पेट्रा आज सबक सिखाऊंगा। हाँ, कृपया, डार्लिंग, मुझे पाठ सिखाओ। ऑडियो बाय एनरोल 1997। अध्याय 760। भेड़ियों के बीच एक सांप पकड़ा गया। विक्टर को वेयरवुल्व्स के गृह समर पर पहुंचे कुछ दिन बीत चुके थे, और उसकी उपस्थिति से जो बदलाव आए थे, वे प्रकट होने लगे थे। वेयरवुल्व्स के पहले राजकुमार फेनिर का सामान और उसका पूरा गुट ताशा और वोल्क की एक ही चाल से नष्ट हो गया। सत्ता हथियाने की योजना का वोल्क ने पूरा समर्थन किया। आखिरकार, प्रतिस्पर्धा ने प्रगति को जन्म दिया। हालांकि, जिस बेईमान तरीके से फेनिर ने अपने कार्यों को अंजाम दिया, उस संगठन के लिए एक उपकरण के रूप में वेयरवुल्व्स का उपयोग करने के बदले में सत्ता हासिल करने के लिए एक पूरी तरह से अज्ञात संगठन का उपयोग किया, वह अस्वीकार्य था। राजा बनने की इच्छा रखने वाले किसी व्यक्ति से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती थी। शब्दों पर एक मनोरंजक खेल के साथ, विक्टर ने समर में न्यू डॉन संगठन के प्रभाव को सफलतापूर्वक कम कर दिया, जिससे संगठन अपनी शक्ति के नुकसान से बेहद असंतुष्ट हो गया। ताशा अपने सबसे बड़े बेटे से बेहद परेशान थी, लेकिन सिर्फ परेशान नहीं थी, वह भी निराश थी, और कुछ मायनों में, निराशा साधारण जलन से भी बदतर थी। सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक नहीं होने के बावजूद, फेनिर अपने काम में काफी सक्षम था और जरूरत पड़ने पर अक्सर ताशा का समर्थन करता था। यह अफसोस की बात थी कि उसने जल्दबाजी की और ऐसा मूर्खतापूर्ण काम किया। वेयरवुल्व्स किसी के अधीनस्थ नहीं थे। वे स्वतंत्र लोग थे और उनकी अपनी संप्रभुता थी।
वेयरवुल्व्स को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के बदले में एक अज्ञात संगठन से समर्थन मांगने का फेनिर का घृणित कार्य उस संगठन को समर में अधिक प्रभाव प्रदान करने के लिए एक जाल से ज्यादा कुछ नहीं था। और वोल्क के बारे में क्या? उसने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की? खैर, सबसे खराब तरीके से। उस समय उसने अपने बेटे को नहीं मारा। इसका एकमात्र कारण ये था कि ताशा ने उसे रोका और कहा कि वो उसकी देखभाल करेगी। उन शब्दों ने फेनिर को कंपा दिया। एक तरह से वह अपनी मां के हाथों में पड़ने के बजाय अपने पिता के हाथों जल्दी मरना पसंद करेगा। मेरे रास्ते से हट जाओ, ताशा। उस काय ने सबसे खराब कृत्य किया है जो द रॉयल ब्लडलाइन का एक वेयरवुल्फ कर सकता है। उसने लालच के कारण अपनी ही तरह के लोगों को धोखा दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा, ताशा ने उत्तर दिया, अभिव्यक्ति अपरिवर्तित। तुम्हें इस मामले में मुझ पर भरोसा नहीं है। ... वोल्क ने कुछ नहीं कहा। उसने बस गंभीरता से ताशा की ओर देखा। यदि ऐसा पहले होता तो वोल्क पीछे हट जाता और समस्या ताशा को सौंप देता, लेकिन इस बार नहीं। द रीजन। ताशा ने पहले ही कम समय में 2 बार वोल्क के अधिकार को कमजोर कर दिया था, और वेयरवुल्व्स का राजा इससे खुश नहीं था। ये समझते हुए कि वोल्क का दिमाग कैसे काम करता है, ताशा को पता था कि वह इस विषय को छोड़ने वाला नहीं है। इस रवैये ने उसे आंतरिक रूप से विद्रोही बना दिया। वह मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करता? क्या मैंने इस देश के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है? ताशा ने सोचा। अगर पहले होता तो वह इस बारे में इतना नहीं सोचती। आखिरकार वह वोल्क के रवैये की आदी थी। हालांकि विक्टर की हाल की रात्रि यात्राओं के कारण जहां दोनों ने हर चीज के बारे में बात की, उसने वोल्क की नज़र में अपनी योग्यता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वह मेरे साथ बेहतर व्यवहार क्यों नहीं करता? उसे हमेशा मुझे वश में करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? क्या उसका साथ होना काफी नहीं है? तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? जो विचार उसने अपने हृदय में छिपा रखे थे वे बार बार उसके मन में उभरने लगे। अगर यह विक्टर होता तो वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। उसके विचार अनायास ही पिछली रातों की ओर लौट आए जब उसने और विक्टर ने अंततः एक पूर्व मित्र द्वारा लिखी पुस्तक पर चर्चा की। विक्टर को इस दोस्त के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे बस ये किताब स्नो क्लान लाइब्रेरी में मिली थी, और जब उसने प्राचीन मिस्र की भाषा पढ़ना सीखा तो उसे समझ आया कि इसमें ताशा की कहानी यूनिट सेमेट के नजरिए से बताई गई है, एक महिला जिसे ताशा ने कभी अपना सबसे अच्छा माना था। दोस्त। इस पुस्तक के माध्यम से विक्टर ने ताशा की कहानी की खोज की, भले ही आंशिक रूप से, क्योंकि यह यूनिट के दृष्टिकोण से लिखी गई थी। चूंकि यह ताशा के इतिहास के बारे में एक किताब थी, विक्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे उसे यह कहते हुए लौटा दिया कि किताब वहीं है जहां वह थी। विक्टर की बातें सुनकर ताशा को गर्मजोशी महसूस हुई और इस आखिरी मुलाकात के लिए धन्यवाद। जब रात में विक्टर अचानक उसके निजी क्वार्टर में आया तो उसने पलक भी नहीं झपकाए। उस रात के बाद से दोनों के बीच मन में आने वाले किसी भी विषय पर अकेले में बात करना आम बात हो गई थी। ये स्पष्ट था कि वे पहले से अधिक करीब आ गए थे। हालांकि उनके बढ़ते सहयोग के बावजूद वह अभी भी अपने अतीत के बारे में बात करने में सहज महसूस नहीं करती थी। आखिरकार ये कुछ व्यक्तिगत था और उसे अपने बारे में बात करना पसंद नहीं था, जिसे विक्टर ने समझने के बारे में स्पष्ट किया और विषय को आगे नहीं बढ़ाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस प्रकार जितना अधिक ताशा और विक्टर के बीच बातचीत हुई, उतना ही अधिक उसे एहसास हुआ कि वोल्क की नज़र में एक महिला के रूप में उसे कितना कम महत्व दिया गया था। वह स्थिति की विडंबना को समझे बिना नहीं रह सकी। वह व्यक्ति
जिसे टायरनी का दानव राजा कहा जाता था, वेयरवुल्व्स के राजा की तुलना में उन लोगों को अधिक समझता था और उन पर कम नियंत्रण रखता था, जिन पर वह भरोसा करता था, जो केवल सभी को अपने अधीन करना चाहता था और उनकी राय केवल तभी स्वीकार करता था जब वह अल्फा था जो बाकी सभी से ऊपर खड़ा था। अस्थायी रूप से अपने घूमते विचारों को नज़रअंदाज करते हुए ताशा ने तत्काल समस्या पर ध्यान केंद्रित किया। वह मेरी जिम्मेदारी है, वोल्क। मैं उससे निपट लूंगा, अब बाहर निकलो। ताशा ने फैसला किया, अपनी दयालुता छोड़ दी और दृढ़ रहने की कोशिश की। ताशा की आवाज़ सुनकर वोल्क की आंखें तेज हो गईं। पहले 2 बार, लेकिन अब ये 3 गुना है। 3 बार तुमने मेरे अधिकार को कम कर दिया है, ताशा फेनरा। एक दमनकारी हरी शक्ति ने वोल्क के शरीर को घेरना शुरू कर दिया। ताशा ने एक भौं उठाई और हरे रंग की शक्ति, सोने से रंगी हुई, उसके शरीर को ढकने लगी। अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि वह मर जाए, तो वह मरने वाला है। वोल्क के शरीर से एक हरे खंभे में बिजली फूट पड़ी, उसके हाथों पर काले बाल उगने लगे और उसका चेहरा जंगली हो गया, जिससे वह एक क्रूर जानवर की आदर्श छवि में बदल गया। ताशा की शक्ल भी धीरे धीरे बदलने लगी, उसके हाथ, पैर और चेहरे पर काले टैटू दिखाई देने लगे। आप एक राजा होने का दावा करते हैं, और फिर भी आप इस संगठन के बारे में जानकारी के हमारे एकमात्र स्रोत को खत्म करना चाहते हैं। ताशा की हरी आंखें चमक उठी, उसका चेहरा और अधिक पशुवत और जंगली हो गया, उसके दांत नुकीले हो गए और उसके बाल बिखरे हुए हो गए। वोल्क आगे नहीं बढ़ा, उसने अपनी तर्कसंगतता नहीं खोई थी और ताशा के शब्दों में सच्चाई को पहचान सकता था। एकमात्र चीज जो उसे परेशान कर रही थी वह थी उसे इतने कम समय में फिर से चुनौती देते हुए देखना। उसकी पत्नी बदल रही थी और अधिक विद्रोही होती जा रही थी, और उसे नहीं पता था कि क्यों। ये संभावना कि कोई हस्तक्षेप कर रहा था, उसके दिमाग में आ गई, लेकिन उसने ताशा के पास किसी भी आदमी को नहीं देखा, और उसके गुट में उसके जासूसों ने भी कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया। हालांकि वोल्क को अपने जासूसों पर बहुत अधिक भरोसा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि ताशा का अपने बेटों पर पूर्ण नियंत्रण था। उसने संभवतः अपनी चिंताओं को शांत करने के लिए ही इन जासूसों को अस्तित्व में रहने की अनुमति दी थी। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे शक्ति का उछाल महसूस हुआ, लेकिन किसने सोचा होगा कि रानी और राजा लड़ने वाले होंगे। कमरे में मौजूद सभी लोग आवाज की ओर मुड़े और उन्होंने पूरी तरह से काले कपड़े पहने एक आदमी को देखा। अलुकार्ड, वोल्क ने गुर्राया, मुझे लगता है आपको एक नज़र डालनी चाहिए। विक्टर ने वोल्क को नज़रअंदाज किया और ताशा की ओर देखा। ओह, ताशा का परिवर्तन सामान्य वेयरवुल्फ से बहुत अलग था। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस तथ्य ने कि वह एक देवी थी, उसके परिवर्तन को और अधिक प्रभावित किया। इसे वेयरवुल्फ फॉर्म कहने के बजाय इसे दैवीय फॉर्म कहना अधिक सटीक था। जैसा कि एफ्रोडाइट ने समझाया, प्रत्येक देवता का एक दिव्य रूप था। ये भगवान का मूल स्वरूप था, एक ऐसा रूप जिसमें वे अपनी सभी शक्तियों का उपयोग कर सकते थे। ये भावना बिल्कुल वैसी ही है जैसी इनारी ने स्कैथर के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान प्रदर्शित की थी। जब ताशा ने विक्टर की प्रशंसात्मक दृष्टि अपनी ओर देखी तो उसने कुछ नहीं कहा। तुम रुक क्यों गए? बहाना करो कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, तुम अपनी फुर्सत में लड़ सकते हो। मैं दूसरे देश के मामलों में शामिल नहीं होना चाहता। मैं यहाँ सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए हूँ कि वह भाग न जाए। विक्टर ने अपनी उंगलियां चटकाईं और कमरे में एक चीख गूंज उठी। गा! सभी ने चीख की ओर अपना सिर घुमाया और फनीर को देखा, जिसका आधा शरीर अकड़ गया था।
सभी को एहसास हुआ कि उनका ध्यान ताशा और वोल्क पर इतना केंद्रित था कि एक पल के लिए फैनिर लगभग भाग निकला। फैनिर ने अपना चेहरा घुमाया और विक्टर की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप मुझे। विक्टर ने भ्रमित होकर अपनी ओर इशारा किया। कमबख्त खून चूसने वाले, तुम सच में अपने खूनी ग्रह पर चुप नहीं रह सकते। तुम्हें बस यहाँ आना था और मेरी सभी योजनाओं को बर्बाद करना था। विक्टर की बैंगनी आंखें शरारत से चमक उठीं। सहज रूप से ताशा सहित उनके आसपास के सभी लोगों ने विक्टर के खिलाफ अपनी सतर्कता बढ़ा दी। वे सहज रूप से जानते थे कि एक शीर्ष शिकारी जाग गया है और उसने महत्वहीन शिकार पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। न केवल नाइटिंगेल के साथ बल्कि डियाब्लो के साथ भी। तुम हर जगह हो, तुम बकवास हो। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के अस्तित्व की आवश्यकता क्यों है? एक कदम के साथ विक्टर गायब हो गया और फैनिर के सामने आ गया। उसने वेयरवॉल की आंखों में गहराई से देखा और थोड़ा मुस्कुराया। मुझे बताओ, ये जानकर कैसा लगता है कि मेरे कुछ शब्दों के कारण आपके सारे प्रयास बर्बाद हो गए? उसकी बैंगनी आंखें धीरे से चमक उठीं। फैनिर ने विक्टर को और अधिक अश्लील बातें कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जल्द ही उसका मुंह बंद हो गया। उसकी क्रोधपूर्ण अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक चकित अभिव्यक्ति ने ले ली। ... मुझे गंदा लग रहा है। ओह, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने बहुत कोशिश की है। मुझे एक ऐसे पिता के राक्षस से लड़ना पड़ा जो खुद को इतना महान समझता है कि उसे तर्कसंगत रूप से सोचने की जरूरत नहीं है, फिर भी वह इतना बेकार है कि वह अपनी पत्नी को भी अपने वश में नहीं कर सकता। एक बेकार आदमी जो आश्चर्यचकित नहीं होगा अगर वह अपने सबसे वफादार बेटों के साथ सोता तो मुझे अच्छा लगता। फनीर के चेहरे पर तिरस्कार और बेबसी साफ झलक रही थी। वोल्क ने अपने दांत पीस लिए और उनके चारों ओर के वातावरण की तीव्रता और भी अधिक दमनकारी हो गई। फिर भी इसका विक्टर या फनीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिन्होंने पहली बार महसूस किया कि उन्हें अब अपनी भावनाओं को रोकना या दबाना नहीं है। मुझे एक ऐसी माँ के खिलाफ लड़ना पड़ा जो इतनी अंधी है कि उसे यह एहसास नहीं है कि मेरे पिता उसे केवल एक उपकरण के रूप में देखते हैं। एक परपीड़क महिला जो केवल अपने बारे में सोचती है और अपने बड़े बच्चों की उपेक्षा करती है। एक बेकार छोटे बेटे के पक्ष में, सिर्फ इसलिए कि कुछ बहुत बड़े जानवर ने कहा कि उसमें क्षमता है और उसने उसे अपने नाम का उपयोग करने की अनुमति दी। उस बच्चे को मुझसे, सबसे बड़े से अधिक सम्मान दिया जाता है। अब गुस्से में दांत पीसने की ताशा की बारी थी, इसलिए नहीं कि उसके बेटे ने उसका अपमान किया था, बल्कि इसलिए कि उसने फेनरा का अपमान किया था। बेचारा, तुमने बहुत कष्ट सहा है ना? विक्टर को ताना मारा। फनीर के चेहरे पर एक दुखद अभिव्यक्ति दिखाई दी और आंसू गिरने लगे। मैं बस यही चाहता था कि जो रूप से मेरा था, लेकिन एक पिता के कुतिया लानत ने एक महापापी कमीना है जो हमेशा के लिए सत्ता से जुड़ा हुआ है। उस घर को पता नहीं है कि संन्यास क्या है। वो कब तक है सत्ता में रहने की योजना बन रही है। यदि आपको अपने वंशजों को दिए गए शेयरों में कोई दिलचस्पी नहीं है तो राजशाही क्यों बनी हुई है? कष्टप्रद कुटिया का बेटा, इस संस्थापक समाज का तो जिक्र ही नहीं। मेरे पिता जैसे वेयरवुल्व्स ने समाज बनाया, जो सिर्फ किन्नरों का एक समूह है जो खुद को सत्ता में रखना चाहते हैं और युवाओं को बदलाव लाने की अनुमति नहीं देते हैं। राजा के कुप्रबंधन के कारण वेयरवुल्व्स का समाज एक बड़े सर्कस की तरह दिखता है जिसमें कई युगों में एक बेमेल घृणित चीज की तरह एक साथ बुने गए हैं। हाँ, मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ मेरे दोस्त। पहली बात में यह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन अंदर से यह काफी अव्यवस्थित और अर्थहीन है ना? विक्टर ने समझदारी से बात की,
जैसे वह बचपन के किसी दोस्त से बात कर रहा हो। ओह, तुम मुझे समझते हो। बेशक, विक्टर ने सिर हिलाया। फनीर ने कहा, अगर मुझे ये पता चलता है तो मैं आपसे संपर्क करता हूँ और मदद मांगता हूँ। दुर्भाग्य से मुझे बहुत डर लगा। आप एक बेहद डरावने राक्षस हैं। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। विक्टर ने सच्ची उड़ान भरी। अगर मैंने आपसे पहले संपर्क किया था तो हम आपको संगठन के नेताओं से एक के रूप में रख सकते थे। इस तरह भविष्य में जो हमारा इंतजार कर रहा है उसके लिए हम और अधिक मजबूत होंगे। भविष्य में हमारा क्या इंतजार है? इस अध्याय का उद्घाटन अपलोड NOLBN के माध्यम से हुआ। फनीर ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके आवाज में कोई आवाज नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव प्रकट हुआ और वह इधर उधर सोच रही थी। मुझे याद नहीं था। ये फिर क्या था? ... विक्टर ने अपनी बाकी थोड़ी सी सिकोड़ ली। उन्होंने हेलिस्टॉर्म में कुछ इसी तरह के बारे में पढ़ा था। यह एक श्राप था जिसका उपयोग दानव अपने अध्ययनों से जानकारी लीक होने से रोकने के लिए कर रहे थे। केवल एग्जाम ही जानकारी जान सकते थे और दानव की मात्रा के बिना इसका खुलासा नहीं कर सकते थे। यह मूलतः एक मंत्र तंत्र था। विक्टर ने अपने कठोर एलिन फैन को इलाका पर रखा और महसूस किया कि मेरी आंखों से भी वह कुछ भी नहीं देख सकता था। अगर इस दुनिया में कुछ भी ऐसा था जिसे उसने नहीं देखा, तो शायद यह आदिम देवताओं का काम था। इस बात पर ध्यान दिया गया कि न्यू डॉन के संगठन में कई देवता थे। इससे पूरा कोई अप्रभावी कार्य नहीं होगा। मैम, आपको याददाश्त संबंधी समस्या है। चिंता मत करो, ये सामान्य है। आखिरकार जब आपने पकड़ लिया तो आपने अपना सिर मारा था, है ना?